डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय दीपक नैन। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रहेगा 10th क्लास के साइंस एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 4। और इसका हम जो थर्ड पार्ट है, लास्ट पार्ट है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं जो हमने उसके अंदर भी इस चैप्टर के जो कुछ पार्ट्स में जो शुरुआत का पोर्शन है फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था, जिसमें कार्बन और कार्बन कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्कस की थी। इसके अलावा सेकंड पार्ट में नोमेनक्लेचर है वो डिटेल में डिस्कस किया था। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट में कुछ टॉपिक है वो बच गए थे, जिसके अंदर हमने जो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड है वो पढ़ने हैं, जिसको हमने इथेनॉल और इथेनोइक एसिड, ये जो कंपाउंड हैं ये आपको इस पार्ट में ही जो डिस्कस है वो करने को मिलेंगे। और साथ में हम इस पार्ट में एक्शन ऑफ सोल्स एंड एक्सरसाइज सॉल्यूशन है वो भी कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो सेशन है ये इतना बेसिक में हम नहीं जाएंगे, डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिया जाएगा। यदि आपको बिल्कुल बेसिक समझना है तो इसके लिए प्रीवियस 2 पार्ट्स हैं उनको आप समझें, उसके बाद ये जो पार्ट रहेगा आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उन 2 पार्ट्स के जो लिंक हैं वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। जो हमारे टॉपिक बचे हुए हैं इसमें, जैसे डू यू नो में कुछ बातें हैं वो दी हुई हैं। इसमें आपको बोला हुआ है कि वाई डू सब्सटेंस बर्न विद और विदाउट फ्लेम। जब कोई भी सब्सटेंस को हम जलाते हैं, कई बार तो हमको उसकी फ्लेम है वो दिखाई देती है, जैसे कैंडल को जलाते हैं तो फ्लेम में जलती है। लेकिन कई बार जो फ्लेम है वो हमको नहीं दिखाई देती। जैसे कोयला जब बर्न होता है तो वो क्या है, रेडिश हो जाता है, लाल हो जाता है, और वो विदाउट फ्लेम है वो जलता है। तो इसमें आपको सिंपली याद रखना है, जब भी जो फ्लेम होती है, फ्लेम इज ए ओनली प्रोड्यूस्ड व्हेन गैसियस सब्सटेंस बर्न। जब कोई गैसियस सब्सटेंस या जब गैस निकलती है ना किसी भी सब्सटेंस में से, वो फ्लेम के रूप में हमको दिखाई देती है। जैसे वैन वुड और चारकोल इज इग्निटेड, इग्निटेड मींस उसका इग्निशन टेम्परेचर, उसको गर्म किया जाता है कि वो आग पकड़ ले। तो वोलेटाइल सब्सटेंस मतलब जो भी सब्सटेंस रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट, वेपर स्टेट में आ जाता है, उसको वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। प्रेजेंट इन द सब्सटेंस वेपराइज, उसके वेपर बन जाते हैं और वो बर्न करता है फ्लेम में। तो आपसे पूछा जाए कि फ्लेम बनने का, किसी भी सब्सटेंस को जब हम बर्न करते हैं क्या रीजन होता है, उसके अंदर होती है गैस। और गैस की वजह से जब गैस बर्न होती है ना तो हमको वो फ्लेम के रूप में दिखाई देती है। जबकि एल्यूमिनियस फ्लेम इज सीन व्हेन एटम्स ऑफ गैसियस एटम्स आर हीटेड एंड स्टार्ट टू ग्लो। जबकि जो ल्यूमिनियस मतलब एक प्रकार की जो चमक है फ्लेम के अंदर, वो कब हमको दिखाई देती है, जब उसके अंदर के जो एटम्स हैं गैस के वो हीट किए जाते हैं और वो चमकना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमको वो फ्लेम के रूप में दिखाई देते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं, जैसे इसमें अंगीठी का दिया हुआ है, तो ये क्या है, इसमें हमको कोयल और जब चारकोल को अंगीठी में जलाते हैं तो विदाउट फ्लेम है वो क्या करते हैं, ग्लो करते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं उसके अंदर कोई भी फ्लेम है वो दिखाई नहीं देती है। फ्लेम दिखने का मेन रीजन आपको याद रखना है, जब वोलेटाइल सब्सटेंस उसमें से रिलीज होएगा ना तभी फ्लेम बनेगी, वरना तो आपका सब्सटेंस है सिंपली ग्लो करेगा। और ग्लो करने की वजह से वहां पे आपको, और ग्लो का रीजन आपको बोला हुआ है, गैसियस एटम्स है ना जो वो क्या करने शुरू कर देते हैं, वहां पे हीट होने की वजह से ग्लो करना शुरू कर देते हैं। और ग्लो मतलब यहाँ पे ल्यूमिनियस सब्सटेंस और नॉन ल्यूमिनियस सब्सटेंस के बारे में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ते हैं। ल्यूमिनियस की अपनी एक चमक होती है, अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। तो दोनों के अंदर देखो लाइट तो प्रोड्यूस होएगी, लेकिन सब्सटेंस जिसमें गैसियस फॉर्म में रिलीज होएगा उसकी वजह से वो फ्लेम है वो बनती है, वरना फ्लेम आपको नहीं बनेगी। इस तरीके से एक और क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ कोयल एंड पेट्रोलियम। ये तो 8th क्लास में भी हम पढ़ते थे कि कोयल और पेट्रोलियम कैसे बनता है। जैसे कि जब हम कोयल और पेट्रोलियम की बात करते हैं तो ये क्या है, बायोमास मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंटेंट होता है ना, वो क्या हो जाता है, वेरियस बायो जियोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंडर हो जाता है, मतलब उन अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरता है। और होता है क्या है, जैसे कोयला जब भी कोई भी सब्सटेंस या फिर खासकर जो वेजिटेशन है, बहुत ज़्यादा जो फॉरेस्ट है, वो किसी नेचुरल कैलामाइट्स की वजह से, भूकंप वगैरह की वजह से क्या होता है, जब मिट्टी के अंदर दब जाता है और प्रेशर वगैरह ज़्यादा पड़ने की वजह से और टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे जो हमारा वेजिटेशन है, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं खासकर प्लांट्स के अंदर, वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वो आराम आराम से डिके होंगे कोयल के अंदर। और ऑयल एंड गैस आर देन रिमेन्स ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी प्लांट्स एनिमल्स लिव्ड इन द सी। और जो ऑयल है, पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम कहाँ बनता है, पेट्रोलियम का भी सेम ही प्रोसीजर है, जब मिट्टी के अंदर दब जाता है, लेकिन पेट्रोलियम के केस में ये समुद्रों में होती है ये प्रोसेस पेट्रोलियम बनने की।
और कोयला कहाँ है, टेरिस्ट्रियल जगह पे बनता है, जहाँ पे जमीन के नीचे जो प्लांट्स है ना वो दब जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं फिर आराम आराम से ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर की वजह से उनका डिके या फिर उनका जो आराम आराम से डिकम्पोजिशन है वो शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो कोयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। जबकि पेट्रोलियम का केस किसके लिए रहेगा आपका, मेनली जो सी है, ओशियंस हैं, उसके अंदर जब प्लांट्स दब जाते हैं तो बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स एंड टर्निंग देम इनटू द ऑयल एंड द गैस अंडर द हाई प्रेशर। कुछ बैक्टीरिया हैं उनको किस में बदल देते हैं, कोयला में बदल देते हैं। और the oil and the gas shipped into the porous parts of the rocks and got trapped like वाटर इन स्पंज। तो इस तरीके से क्या है, जो गैस वगैरह है जो उनके अंदर निकलती है जब ये डिके होता है, बैक्टीरिया उनको डिकम्पोज करते हैं, तो वो पत्थरों के बीच में क्या है इस तरीके से सिप्ड आउट का मतलब है वो उनके बीच में फंसी रह जाती है। और जब हम पेट्रोलियम वगैरह निकालते हैं मिट्टी से या फिर जो जो पार्ट जो हमारे अंदर की चट्टान, जो गैस है नेचुरल गैस है वो उसके ऊपर प्रेशर में बनी हुई मिलती है, तो पहले नेचुरल गैस निकलती है और उसके बाद जो पेट्रोलियम है उसको निकाला जाता है। तो ये तो आपकी फॉर्मेशन है उसका एक जनरल आइडिया दिया हुआ है कि यहाँ पे भी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की ही डिटेल है वो पढ़ने को मिलती है जब हम कोयल और पेट्रोलियम की फॉर्मेशन पढ़ते हैं उसके अंदर। उसके बाद हमारा जो मेन चैप्टर है उस पर आ जाते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट रहेगा, थर्ड ब्लू बॉक्स है ये। Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid is an oxidation reaction? ऑक्सीडेशन का मतलब हमने पढ़ा था ऑक्सीजन की या तो क्या रहेगी एडिशन या फिर क्या रहेगा हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन रिमूवल। और आपको प्रीवियस पार्ट में मैंने ये ऑक्सीडेशन की एक सीक्वेंस वे में जो कंप्लीट एक वे है वो बताया था, जिसके अंदर हमने देखा था जब हम हाइड्रोकार्बन्स में मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन्स है मैक्सिमम केस में, जैसे एल्केन एल्कीन और एल्काइन है, उनका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हम करेंगे तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होते हैं, अल्कोहल में। और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, कीटोन या फिर हमारे एल्डिहाइड के अंदर। और एल्डिहाइड की और ज़्यादा ऑक्सीडेशन हम करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये ऑक्सीडेशन का ही एक सीक्वेंस है। तो यहाँ पे इथेनॉल का फॉर्मूला यदि आपको याद हो तो क्या रहता है, ROH। OH फंक्शनल ग्रुप लगा होता है जिसमें ऑक्सीजन है वो अटैच होता है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और OH है वो जुड़ जाता है और हमारा R है वो ग्रुप लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इस R को हम क्या लिख सकते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल से यदि हम समझे इस प्रोसेस को, जैसे कि हमारे पास है मिथेनॉल, मिथेनॉल है ये। और मिथेनॉल का जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं, पहले तो आपको इसकी स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन है हमारे पास, फिर 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और OH इस तरीके से लगा हुआ है। कोई भी जब ऑक्सीजन इसके पास आएगी ना तो हाइड्रोजन किस तरीके से निकलेंगे, एक यहाँ से और एक यहाँ से निकलेगा H2O की फॉर्म में, ये तो बाहर निकल जाएगा। और कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने हैं तो दोनों के दोनों बॉन्ड किसके साथ पूरे कर लेगा, ये ऑक्सीजन के साथ। और इस तरीके से हमारे पास ये कंडीशन बनेगी और इसको क्या बोलते हैं हम, एल्डिहाइड बनेंगे, एल्डिहाइड। ऑक्सीजन ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो चुकी है। उसके बाद और ज़्यादा फर्दर हम ऑक्सीडेशन करते हैं इसकी, तो क्या होएगा यहाँ पे, हमारी जो ऑक्सीजन है ना वो यहाँ पे आके अटैच हो जाती है। मतलब बाकी सारा हमारा कंपाउंड ऐसा कैसा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में अटैच हो जाती है और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे लगी हुई हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा HCOOH। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 स्टेप में जब ऑक्सीडेशन होता है, फर्स्ट स्टेप में तो हमारा एल्डिहाइड बनता है किससे, अल्कोहल से, और उसके बाद क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और दोनों ही इसमें ऑक्सीडेशन है, पहले वाले केस में हाइड्रोजन का रिमूवल है, दूसरे में ऑक्सीजन की एडिशन है। इसलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम सिंपली इसका जो आंसर है वो क्या दे सकते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिमूवल भी होता है। उसके बाद ए मिक्सर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइन इज बर्न्ट फॉर वेल्डिंग। जब वेल्डिंग करते हैं
मेटल को पिघलाया जाता है बहुत ज़्यादा हीट पे, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इथाइन। और इथाइन मतलब हमने पढ़ा था एक प्रकार का ट्रिपल बॉन्ड आता है दो कार्बन के बीच में, इस तरीके से। ये है हमारा इथाइन। इथाइन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है और बड़ी ही एक्जोथर्मिक प्रोसेस है, अच्छी खासी हीट निकलती है, और उस हीट की वजह से क्या होता है, हमारी जो मेटल है वो पिघल जाती है। वेल्डिंग पर्पज में हम यूज करते हैं। इसमें बोल रहा है ऑक्सीजन यूज की जाती है, हम एयर क्यों नहीं यूज करते। और कंप्लीट कंबस्शन के लिए हमने पढ़ा था, कंप्लीट कंबस्शन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अब एयर में तो और भी गैसेज होती हैं, जिसके ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसेज हैं, तो उससे क्या होएगा, हमारा इथीन है ना वो कंप्लीट क्या नहीं होएगा, कंबस्शन इसका नहीं होएगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये हीट है नहीं निकाल सकता। तो इसलिए हम क्या करते हैं, प्योर ऑक्सीजन है वो इस प्रोसेस में प्रोवाइड की जाती है, क्या करने के लिए, सो दैट कंप्लीट ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। यदि हम आंसर लिखें, इसके बात की है इसमें हमने, इथाइन की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होती है ना, CO2 और H2O है वो बनता है, और साथ में क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये आपको पहले तो रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, और इसके बाद हम एयर क्यों नहीं यूज कर सकते, बिकॉज एयर कंटेन मिक्सचर ऑफ गैसेज विच काज इनकम्प्लीट combustion ऑफ इथाइन। इसकी वजह से इथाइन का इनकम्प्लीट कंबस्शन होएगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा कंबस्शन, ड्यू टू विच लेस हीट एनर्जी विल इवोल्व। की वजह से जो हमारी हीट एनर्जी है जिसकी हमको वेल्डिंग के लिए जरूरत थी वो बहुत कम रिलीज होएगी। इसके अलावा कुछ हार्मफुल गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तो हालांकि इतनी हार्मफुल नहीं है, और जो मिक्सर ऑफ गैसेज हैं वो यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो हो सकता है हार्मफुल गैसेज भी प्रोड्यूस हो सके, और लिख सकते हैं हम एंड हार्मफुल गैसेज में प्रोड्यूस। और हमने पढ़ा था हाइड्रोकार्बन्स का जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो ये रहेगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मेन कार्बन कंपाउंड, जिसमें हमने पढ़ना है इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड। सबसे पहले हम इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी है वो देखेंगे। 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है इथेनॉल की फिजिकल प्रॉपर्टी। पहली बात तो ये रूम टेम्परेचर पे आपको लिक्विड स्टेट में मिलता है इथेनॉल, और अल्कोहल का ही एक मेंबर है। और फॉर्मूला यदि हम बात करें, इथ मतलब 2 कार्बन है इसमें, C2H5OH इथेनॉल है ये। और इथेनॉल का हमने ये भी देखा था नोमेनक्लेचर में कि इथेनॉल किस बेस पे नाम आया है इसका। इसके अलावा यहाँ पे यदि हम बात करें, इथेनॉल को कॉमनली अल्कोहल भी बोला जाता है, और एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स में भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, नशीले पेय पदार्थ होते हैं खासकर, उनके अंदर एक मेन इंग्रेडिएंट का मतलब एक प्रकार का क्या बोल सकते हैं, कंपोनेंट होता है, ये अपघटक होता है, मतलब उसी से मिलके ये बनता है। इसके अलावा बिकॉज इट इज गुड सॉल्वेंट, गुड सॉल्वेंट मतलब अच्छी खासी चीज़ों को, जैसे वाटर है ना अपने अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को घोल लेता है, इसलिए तो गुड सॉल्वेंट वाटर को भी बोलते हैं, और यहाँ पे इथेनॉल को भी गुड सॉल्वेंट बोलते हैं, क्योंकि ये काफ़ी सारी केमिकल्स को अपने अंदर क्या कर देता है, डिजोल्व कर लेता है। तो ये काफ़ी दवाइयाँ बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही दवाई क्या है आपका, टिंक्चर ऑफ आयोडीन होता है, आयोडीन है वो इसके अंदर क्या करते हैं हम, डिजोल्व करते हैं। कफ सिरप खांसी की दवाई है वो उसमें भी यूज करते हैं, और मैनी टॉनिक्स काफ़ी सारी दवाइयों में भी वो इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इथेनॉल इज आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में भी अच्छा खासा सोल्यूबल है। और इसमें आपके कंजप्शन से रिलेटेड भी कुछ बातें दी हुई हैं। यदि हम अल्कोहल को कंजप्शन करते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल काज ड्रंकनेस, ड्रंकननेस मतलब एक प्रकार का इसकी एडिक्शन हो जाती है, जो वाटर में मिला के जब इसको लिया जाता है ना तो इससे क्या है, आराम आराम से इसकी एडिक्शन लग सकती है। इवन थो दिस प्रैक्टिस इज कंडम्ड, इट इज सोशली वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस। तो ये हम देखते हैं अपनी सोसाइटी में ज़्यादातर जो नशीली पदार्थों का सेवन है, अल्कोहल को बड़ा ही बड़े पैमाने पे यूज किया जाता है। इनटेक ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल कॉल्ड एब्सोल्यूट अल्कोहल, ये आपसे पूछा जाता है। 100% जब अल्कोहल होता है ना, 100% अल्कोहल, उसी को हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। और एब्सोल्यूट अल्कोहल यदि यूज कर लिया जाए तो वो लीथल मतलब डेथ भी कोज कर सकता है।
बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है ये। लॉन्ग टर्म कंजप्शन यदि किया जाता है तो इससे बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, वो भी हो जाते हैं। हम पढ़ेंगे डू यू नो में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के ऊपर देखने को मिलती है अल्कोहल कंजप्शन की वजह से। तो ये हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली। इसके अलावा हम समझ लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रहेंगी केमिकल प्रॉपर्टीज जो कि आपको रिएक्शंस की फॉर्म में पूछी जाती है। तो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। जब रिएक्शंस की बात आती है, कोई नया सब्सटेंस बनता है तो उसको हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली से रिलेटेड उसके जैसे देखता है कि लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, इसके अलावा क्या क्या वो इफेक्ट कर सकता है, तो फिजिकली ही बातें की जाती है। कोई नया सब्सटेंस फॉर्मेशन वहाँ पे नहीं समझा जाता। तो यदि ये सोडियम के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सोडियम इथोक्साइड बनाता है। होता क्या है यहाँ पे, सोडियम हमारा क्या है, एक अच्छा खासा हमारी बोल सकते हैं एक हाई रिएक्टिव मेटल है, और वो क्या करती है, हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव कर देती है, और हाइड्रोजन को रिमूव करके खुद यहाँ पे अटैच हो जाती है। तो देख सकते हैं सोडियम अटैच है, बाकी हमारा फॉर्मूला एज इट इज है। और यहाँ से हाइड्रोजन जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या होएगा, हाइड्रोजन अकेले ऐसे रहेगा, और दूसरा हाइड्रोजन जब हम दो मॉलिक्यूल लेते हैं इसके तो एक और हाइड्रोजन निकलता है, तो हमारे पास हाइड्रोजन गैस है वो बन जाती है, और सोडियम इथोक्साइड है वो यहाँ पे बनेगा। तो बैलेंस करना आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, हम इसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ा था ना हमने, जिसमें सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड, खासकर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं ना, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। उसको भी हम क्या कर सकते हैं, इथेनॉल से प्राप्त कर सकते हैं। वो कैसे, ये कंडीशन आपको याद रखनी पड़ेगी। 443 डिग्री जो केल्विन टेम्परेचर पे यदि हम हीट करते हैं किसको, इथेनॉल को, ये हमारा इथेनॉल ही है, तो इसमें क्या होएगा, हमारा H2O का मॉलिक्यूल है ना वो निकल जाता है। इसकी यदि हम स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर हमारी इथेनॉल की इस तरीके से होती है, CH3 CH2 और OH। और होगा क्या, जैसे मैं OH को यहाँ लिखने की बजाय यहाँ लिख देता हूँ और H यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या होएगा, एक कार्बन से तो हाइड्रोजन और एक से OH, ये निकल जाता है बाहर H2O, और यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड बना रखे थे ना कार्बन ने, वो कार्बन अपन आपस में बॉन्ड बना लेता है, डबल बॉन्ड आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारा क्या बन जाता है, इथीन बन जाता है, और वाटर इसमें से रिमूव हो जाता है। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसको हम बोल सकते हैं वाटर इसने रिमूव कर दिया, इसका मतलब डिहाइड्रेशन किया है। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन मीन रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और जो एसिड होते हैं ना, जब भी हमारी स्किन पे गिरते हैं वो डिहाइड्रेशन ही कोज करते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जब गिरेगा तो ये पानी को उड़ा देता है, और जब वाटर किसी में से उड़ता है ना वो हो जाता है बिल्कुल ड्राई। और ड्राई जितना ज्यादा चीज वो क्या होती है फिर, वो उतना ही इग्निशन टेम्परेचर है पहुंचने में, उसको जलने के लिए पहुंचने में कम टाइम लगता है। तो वाटर है, जितना ज्यादा वाटर है तो इग्निशन टेम्परेचर, मतलब किसी चीज को हमको जलाना है तो वो उतनी ज्यादा क्या होनी चाहिए, सूखी होनी चाहिए, वाटर उसके अंदर कम से कम होना चाहिए, तभी वो जल्दी से जल्दी क्या होती है, आग पकड़ लेती है। तो हमारे बर्निंग कोज जो होता है ना, बर्निंग का कारण बनता है जब सल्फ्यूरिक एसिड या दूसरे एसिड गिरते हैं, तो वो डिहाइड्रेशन ही कोज करते हैं। तो यहाँ पे सिंपली हम याद रख सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल है जो, वो क्या शो करता है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल इथीन, या फिर हम बोल सकते हैं एक प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो बना सकते हैं। दो रिएक्शन हमने यहाँ पे पढ़ ली है। उसके बाद हालांकि दो ही है केमिकल प्रॉपर्टीज में यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे बताया था मैंने आपको कुछ जर्नल इफेक्ट्स हैं वो दिखाए हुए हैं बॉडी पे, क्या क्या इफेक्ट करता है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मेनली ब्रेन है जो ज्यादातर हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, और सारी की सारी वॉलेंट्री एक्शंस है उनको कंट्रोल करता है। उसको क्या करता है, ये डिप्रेस करता है इथेनॉल, मतलब हमारी एक्टिविटी को दबा देता है, जिसकी वजह से लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, समन्वय तालमेल में कमी आ जाती है। मेंटल कंफ्यूजन, इंसान कंफ्यूज सा रहता है। इसके अलावा ड्रोजीनेस और लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल इनहिबिशंस, क्या होते हैं, काम में रुकावटें आती हैं, इंसान ढंग से काम नहीं कर पाता। इसके अलावा फाइनली स्ट्यूपर। तो ये कुछ साइंटिफिक या फिर हम बोल सकते हैं मेडिकल वर्ड लिखे हुए हैं, जिसकी वजह से हम देख सकते हैं एक नॉर्मल जो इंसान है जिसने इथेनॉल वगैरह है या वाइन ड्रिंक की हुई है, तो उससे क्या होएगा, उसकी नॉर्मल जो बिहेवियर है उसके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा
क्या होता है, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हैव बीन सीरियसली इम्पेयर्ड। इसके अलावा जो इंसान है ढंग से चल नहीं पाता, मसल्स हैं उसकी ढंग से काम नहीं कर पाती, और जो हाथ पैर वगैरह है वो क्या है, उसके अनकंट्रोल हो जाते हैं, मतलब वो कंट्रोल में नहीं रहते उस इंसान के। इसके अलावा अनलाइक इथेनॉल, यदि मिथेनॉल को वेरी स्मॉल क्वांटिटीज में यूज किया जाए तो मिथेनॉल तो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, वो डेथ कोज करता है। पूछ भी लिया जाता है डेथ क्यों कोज करता है, क्योंकि मिथेनॉल जब ऑक्सीडाइज होता है, हमने देखा था अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्डेहाइड के अंदर, तो वो मिथेनॉल बना लेता है। एल्डेहाइड है एक प्रकार का लीवर के अंदर, और मिथेनॉल क्या करता है, रिएक्ट करता है कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, सेल के कंपोनेंट्स के साथ वो रिएक्शन करेगा, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है ना सेल का, उसको कोएगुलेट कर देता है, उसको जमा देता है एक जगह पे, मतलब उसका वाटर है ना उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से एक जगह पे हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा हो जाता है। ये उसी तरीके से होता है जैसे कि एग का कोएगुलेशन देखा जाता है जब हम उसको कुक करते हैं। एग अंडा होता है जो मुर्गी का, तो उसका बॉईल कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है, बिल्कुल ठोस हो जाता है। से ही हमारा जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो वैसे तो लिक्विड है, लेकिन अल्कोहल या फिर जो मिथेनॉल बनने की वजह से वो क्या हो जाता है, कोएगुलेट, ठोस हो जाता है। और मिथेनॉल क्या क्या इफेक्ट करता है, ऑप्टिक नर्व्स, जो हमारा देखने वाली जो नर्व्स हैं सिग्नल लेके जाती हैं आईज से, उन ऑप्टिक नर्व्स को भी क्या करता है, इफेक्ट करता है, जिससे ब्लाइंडनेस, अंधापन भी ये कोज कर सकता है। तो इसके अलावा इंडस्ट्रियल लेवल पे जब इथेनॉल को प्रिपेयर किया जाता है तो उसमें कुछ अमाउंट हम मिथेनॉल इथेनॉल के अंदर मिथेनॉल की भी ऐड कर देते हैं, ताकि वो क्या किया जा सके, कंजप्शन के यूज ना रह सके। तो ये पूछ भी लिया जाता है क्यों मिलाया जाता है, टू मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाय एडिंग पॉइजनस सब्सटेंस लाइक मिथेनॉल, इसमें मिथेनॉल है वो ऐड कर दिया जाता है। डाइज आर आल्सो एडेड टू द कलर टू द अल्कोहल blue so that it can be identified easily. This is called denatured alcohol. Denatured, नेचर का मतलब होता है नेचुरल फॉर्म में पाया जाना, और जब हम उसके अंदर कोई ना कोई डाई वगैरह है या फिर कोई दूसरा सब्सटेंस उसके अंदर ऐड कर देते हैं उसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं। दो फॉर्म हमने पढ़ लिए, एक था एब्सोल्यूट अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल जिसमें 100% केवल इथेनॉल ही होगा, और यहाँ पे डीनेचर्ड अल्कोहल क्या है, जिसके अंदर हम डाई मिला देते हैं, और ताकि वो इजीली आइडेंटिफाई हो सके, और उसको साथ में अनफिट बना दिया जाता है, क्या डाल के, कुछ पॉइजनस सब्सटेंस डाल के। तो ये दो डेफिनेशन में आपको डिफरेंशिएट करना पूछा जा सकता है। इसके अलावा अल्कोहल के कुछ फायदे भी होते हैं, यदि अल्कोहल को हम क्या कर सकें, अल्कोहल को एक एडिटिव इन पेट्रोल, पेट्रोल के अंदर ऐड करके यूज करें तो क्या है, ये क्लीनर फ्यूल होने की वजह से गिव राइज टू ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बर्निंग इन द सिग्निफिकेंट एयर। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो फ्यूल है, पेट्रोल है, उसके साथ ऐड करके भी इसको यूज किया जा सकता है। इसके अलावा शुगर केन जूस कैन बी यूज टू प्रिपेयर मोलेसिस, मोलेसिस मतलब गुड़, गुड़ बनाने के लिए यूज किया जाता है, और गुड़ को जब हम फर्मेंटेशन करते हैं, सड़ाते हैं, तो उससे भी अल्कोहल है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है। तो शुगर केन गन्ने से भी जो अल्कोहल की प्रोडक्शन है वो की जा सकती है। तो एक प्रकार का हम बात करें ना, वो हमारा जो अल्कोहल है वो एक रीन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है, और जो अल्कोहल या फिर जो हम ये पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं ना, पेट्रोल या डीजल वगैरह, ये क्या है, ये कंबस्टेबल है या फिर एक्स सब्सटेंस है, ये नेचर में लिमिटेड अमाउंट में है। तो सब्स्टिट्यूशन फ्यूल भी यूज कर सकते हैं पेट्रोल की जगह पे अल्कोहल यूज करके। हालांकि अभी तो हम क्या करते हैं, इनको एडिटिव की फॉर्म में यूज करते हैं, फिर भी इससे एडिशन से यही रहेगा कि पहले हम 100% पेट्रोल यूज कर रहे थे, अब मान लो 90% यूज कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ तो लोड नेचुरल रिसोर्सेज पे हम इस अल्कोहल की वजह से कम कर सकते हैं। तो ये था अल्कोहल के बारे में। अब हम पढ़ लेते हैं इथेनोइक एसिड के बारे में। और इथेनोइक एसिड की भी ऐसी ही कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी हैं जो 2 मार्क्स में आपसे पूछी जाती हैं। इथेनॉल को हम एसिटिक एसिड भी, इथेनोइक एसिड को एसिटिक एसिड भी बोलते हैं, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इसके फार्मूला यदि हम बात करें CH3COOH होता है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड से बिलोंग करता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के हमने पढ़े थे, जिसके पीछे COOH लगा होता है ना, उनको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। इथेनॉइक की कंडीशन क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स मिलेंगे, इसको इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोला जाता है। इसमें आपसे विनेगर के बारे में पूछ लिया जाता है, विनेगर क्या होता है, 5 से 8% एसिटिक एसिड को जब हम वाटर के अंदर ऐड कर देते हैं ना, तो उसको हम विनेगर बोलते हैं। और विनेगर को ज़्यादातर हम किचन में भी मिल जाता है, जिसकी इसके लिए यूज करते हैं, पिकल्स वगैरह चार बनाने के लिए भी यूज किया जाता है।
मेल्टिंग पॉइंट है जो इथेनोइक एसिड का, वो आपको थोड़ा याद रख सकते हो 1 मार्क्स के लिए। कितना होता है 290 केल्विन, लगभग 273 केल्विन, जो कि हमारा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और 298 केल्विन कितना होता है भाई रूम टेम्परेचर के आसपास। तो रूम टेम्परेचर से हम देख सकते हैं 298 से मतलब कम ही होता है ये, 290 केल्विन ही है, जिसकी वजह से ये विंटर के अंदर फ्रीज भी हो जाता है, जम जाता है ये। और दिस गेव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ग्लेशियल, ग्लेशियल वर्ड आया है ग्लेशियर से। और ग्लेशियर्स क्या होती हैं? बड़े बड़े पहाड़ के टुकड़े, मतलब जो हम बोल सकते हैं नहीं, जब जम जाता है बड़े बड़े आइस ब्रक्स बन जाते हैं तो उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। तो इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सर्दियों में जम जाता है ग्लेशियर्स की तरह, तो इसलिए इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड का भी नाम दिया जाता है। इसके अलावा और क्या याद रख सकते हो आप? जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, वो वीक एसिड है। एसिड बेस और साल्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो वीक एसिड क्या होते हैं, जो कंप्लीटली आयनाइज ना हो। कंप्लीटली आयनाइज का मतलब कम, जितने भी जो हाइड्रोजन है, हमने पढ़ा था एसिड्स हाइड्रोजन रिलीज करते हैं। तो ये हाइड्रोजन टोटली जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं वो टोटल मान लो 100 में से केवल मानो वो 30% या फिर उससे भी कम डिसोसिएट हो पाते हैं जब हम वाटर के अंदर उसको डालते हैं। तो कम एसिडिक करैक्टर शो करते हैं ये, इसलिए इनको वीक एसिड भी बोला जाता है। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड है वो कैसे रिएक्शन करता है। तो इसमें सबसे पहले है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछी जाती है, जिसके अंदर क्या होएगा, हमारा एसिटिक एसिड किसके साथ रिएक्शन करेगा, इथेनॉल के साथ, और यहाँ पे आपका एस्टर बनता है। और एस्टर का फॉर्मूला होता है ए, और वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकल जाता है। बनता कैसे है? जैसे CH3COOH प्लस CH3CH2OH, इस तरीके से हमारे पास। तो होगा क्या, यहाँ पे भी OH है और यहाँ पे भी OH है, तो यहाँ से OH एसिटिक एसिड का OH या इथेनोइक एसिड का OH, और यहाँ से H है ना, वो बाहर निकल जाता है H2O की फॉर्म में। और ये मॉलिक्यूल है ना, दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ के क्या बनाएंगे? CH3COO CH2CH3, और ये है हमारा एस्टर। और एस्टर भी एक प्रकार का फंक्शनल ग्रुप है, जिसमें कौन सी स्ट्रक्चर आपको मिलेगी? एस्टर के अंदर ये मिलता है। हम बात करें तो एक साइड में R, फिर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, फिर O, फिर R, इस तरीके से। जैसे हमने कीटोन का पढ़ा था ना, दोनों साइड में R होता है, वहां पे तो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था केवल, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बीच में आ जाता है, और इसको हम एस्टर बोलते हैं। और ये एस्टर बड़ा ही स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, इसकी बड़ी अच्छी स्मेल रहती है। दिस इज यूज्ड इन मेकिंग द परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स ऑन ट्रीटिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इसको NaOH के साथ हम एस्टर की रिएक्शन करवा देते हैं, विच द एस्टर इज कन्वर्टेड द सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम साल्ट, या फिर हम बोल सकते हैं जो CH3COONA, इस टाइप की रिएक्शन है वो यहाँ पे मिलती है। जैसे वहाँ पे सोडियम इथोक्साइड बनता है ना, यहाँ पे सोडियम एसीटेट है वो बनता है, जो कि इसके प्रिपरेशन में भी मदद करता है। सोप भी बना सकते हैं हम, जैसे सोप के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी इसके बारे में पढ़ा जाएगा। क्या होते हैं? सोडियम एसीटेट ही होते हैं एक प्रकार के, या फिर लॉन्ग चेन ऑफ एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड जब सोडियम के साथ जुड़ी हुई होती है ना, वही सोप का मॉलिक्यूल है वो बनाती है। तो सोप बनाने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं, तो इस प्रोसेस को सोपनिफिकेशन भी बोलते हैं। ये याद रखना, सोपनिफिकेशन में और एस्ट्रिफिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। एस्ट्रिफिकेशन में हमने पढ़ा था कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन इथेनॉल के साथ करवा के हम एस्टर बनाते हैं, जबकि एस्टर की रिएक्शन आगे NaOH के साथ करवा दी जाती है, और यहाँ से क्या बना जाता है हमारा सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब लंबी चेन हो सकती है कार्बन की, और उसके साथ सोडियम इस तरीके से जुड़ा होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और सोडियम, और इस तरीके से यहाँ पे कोई भी R चेन हो सकती है। ये आपका सोप का मॉलिक्यूल है, अभी हम पढ़ेंगे भी आगे। तो यहाँ पे सोप्स आर सोडियम एंड पोटेशियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन मिलती है, लंबी चेन मिलेगी कार्बन की, तो एस्टर से ही वो रिएक्शंस है वो करवा के हम सोप है वो बनाते हैं, इसलिए इसको सोपनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं, जब ये बेस के साथ रिएक्शन करता है। बेस अभी देखा भी था वैसे तो हमने, NaOH के साथ रिएक्शन करेगा ना, तो क्या बनाएगा ये? यदि हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, एसिटिक एसिड ले रहे हैं, तो सोडियम एसीटेट बना लेते हैं। जैसे हमने देखा था पीछे जो अल्कोहल के साथ जब रिएक्शन हुई थी,
दोनों के अंदर यहाँ पे सिमिलरिटी है एक प्रकार से। यदि हम अल्कोहल, और अल्कोहल में भी किसकी बात कर रहे हैं हम, CH3 2OH की रिएक्शन NaOH, या फिर अकेला सोडियम के साथ भी करवाते हैं, OH ना भी यूज करें। वहां पे तो हमने केवल सोडियम की ही बात की थी ना, तो सोडियम को ही लेके चलते हैं। और यहाँ पे भी क्या था, CH3COOH था। इसकी रिएक्शन हमने यहाँ पे बस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई है। तो सोडियम क्या करता है, रिप्लेस कर देता है रिएक्टिव होने की वजह से। तो जैसे इसमें हाइड्रोजन को इसने रिप्लेस कर दिया था, CH3CH2ONA, ये हमारा सोडियम इथोक्साइड मॉलिक्यूल बना था। इसमें क्या बनेगा, सोडियम इसको रिप्लेस कर देता है, इसकी जगह तो सोडियम आ जाएगा, CH3COONA, ये बनता है हमारा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और यहाँ पे क्या था, सोडियम इथोक्साइड, सोडियम इथोक्साइड। और जब हम केमिकल फॉर्मूले बनाते हैं तो वहां से आप इसकी वैलेंसी भी फाइंड आउट कर सकते हो। सोडियम की वैलेंसी 1 है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा यहाँ पे जो आयन है इसकी वैलेंसी क्या है, -1 है। ऐसे ही यहाँ पे यदि बात करें, सोडियम की वैलेंसी 1 है, और यहाँ पे इस जो हमारे जो आयन है इसकी वैलेंसी भी -1 है। ये -1 क्यों बताया मैंने, यदि आपसे पूछा जाए कभी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम इथोक्साइड का फॉर्मूला बताओ भाई क्या आएगा, या फिर मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मूला बताओ क्या आएगा, मैग्नीशियम एसीटेट। तो फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी हमको पता है 2 होती है, और ऊपर वाले केस में हम क्या करेंगे, CH2O, CH2O इथोक्साइड का फॉर्मूला ये था, और ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा इसके पाँव में। ये मैग्नीशियम इथोक्साइड है। मैग्नीशियम एसीटेट का भी फॉर्मूला इसी तरीके से, CH3COO नेगेटिव, और ये 2 तरीके से लग जाता है, तो ये आ जाता है मैग्नीशियम। इसी के साथ भी इसका फॉर्मूला बना सकते हैं, कहने का मतलब ये है। तो यहाँ पे सोडियम की बात चल रही है, तो हाइड्रोक्साइड दे देगा, और यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन ये निकला है ना, तो ये हाइड्रोजन H2 के साथ मिलके, ये OH के साथ मिलके H2O का मॉलिक्यूल बना लेता है। तो यदि आपको पेपर में मैग्नीशियम भी मिल जाए ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे सोडियम एसीटेट बना है, मैग्नीशियम एसीटेट आपको बना के दिखा देना है। मैग्नीशियम एसीटेट का फॉर्मूला मैंने बता दिया, और साथ में H2O का मॉलिक्यूल है वो बाहर निकलता है। तो इस तरीके से यहाँ पे याद रखना आपने, सोडियम एसीटेट बनेगा। इसके अलावा जैसे यहाँ पे आया था ना, सोडियम इथोनेट इसके साथ, और कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट, को सोडियम इथोनोट भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल बनता है, या फिर सोडियम एसीटेट भी, दोनों एक ही नाम है। इथेनोइट नाम भी याद रख लेना, पेपर में आ जाए तो कभी कंफ्यूज हो जाओ आप। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट, यदि हम इथेनोइक एसिड की रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ करवाते हैं, तो यहाँ पे CO2 गैस है वो निकलती है, ये याद रखना आपने। और ये CO2 गैस का निकलना ही एक प्रकार का प्रैक्टिकल के अंदर एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है। क्या करते हैं हम, हालांकि क्वेश्चन आएगा कि आप एक्सपेरिमेंटली कैसे इथेनोइक एसिड को अल्कोहल से अलग करोगे। तो इथेनोइक एसिड में यदि हम सोडियम कार्बोनेट मिला देते हैं ना, तो यहाँ पे CO2 गैस है वो निकलती है। और CO2 गैस क्या है, जब हम इसको CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में डालते हैं ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, तो ये को मिल्की बना देती हैं। तो इस तरीके से हम एक्सपेरिमेंटली, और जबकि अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट की, तो वहां पे CO2 गैस है वो नहीं बनती है। CO2 गैस का निकलना इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्शन करने से, इसको एक्सपेरिमेंटली हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं अल्कोहल से। तो यहाँ पे सिंपल याद रखना आपने, क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा दोनों केस में, और H2O तो जैसे वहां पे बन ही रहा था, साथ में CO2 गैस है वो भी बन जाएगी। ये 3 हमने रिएक्शन याद रखनी है। पहली एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, और यहाँ पे ये जो आपका डायग्राम है एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन का, ये इसमें हम क्या करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर सिंपली अल्कोहल, और खासकर क्या, इथेनॉल, और क्या डाल देते हैं साथ में, इथेनोइक एसिड, दोनों को क्या करेंगे, थोड़ा हीट करेंगे। और हीट डायरेक्ट फ्लेम पे नहीं किया जाता, क्योंकि अल्कोहल क्या है, एक काफी इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, और ये क्या कर सकता है, यहाँ से हीट लेके, मतलब थोड़े से भी इसको आग मिल जाए तो वो जलना शुरू हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, एक बीकर के अंदर वाटर डाल के, और जैसे वाटर उबलना शुरू होएगा ना, तो इसमें फनल में हमारी जो रिएक्शन, या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर रिएक्शनों के इसमें से एस्टर बनना शुरू हो जाएगा। और एस्टर का बनना हम कैसे पता करेंगे, यहाँ से जो
गैस वगैरह निकलेगी ना, एक प्रकार से परफ्यूम टाइप की जो स्मेल है वो आनी शुरू होगी। तो वो एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन के लिए आपको सेटअप दिया हुआ है इस डायग्राम में। तो यहाँ पे 3 रिएक्शन बताइए, एस्ट्रिफिकेशन, हालांकि इसके साथ ही सोपनिफिकेशन भी था। रिएक्शन विद बेस, किसी भी बेस के साथ रिएक्शन आपको दे सकता है। और बता दिया क्या बनाना है, एसीटेट आपने बनाना है। और एसीटेट की मैंने वैलेंसी भी आपको बता दी है। और यदि हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होती है तो H2O के साथ CO2 भी बनता है। तो ये था हमारा क्या, इथेनोइक एसिड। अब हम क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। अभी बात की हमने, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक्सपेरिमेंटली तो क्या करेंगे, रिएक्शन करवा देंगे, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट। और उसमें आपने क्या रिएक्शन दिखानी है, जैसे अभी बात की थी, CH3, ये भी लिख सकते हैं CH3 COOH प्लस Na2CO3 रिएक्शन हमने दिखानी है। तो यहाँ से आपको बताया था सोडियम क्या करता है, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है। तो बनाएगा क्या, H2O बनाएगा और खुद अटैच हो जाता है यहाँ पे। इसके अलावा CO3 है, ये किस में टूट जाती है, CO2 में। और जो ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर H2O का मोलिक्यूल बना लेती है। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, यहाँ पे सोडियम आ जाता है तो सोडियम एसीटेट बन जाता है, H2 और CO2 निकलती है। जबकि हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन दिखाएंगे इसकी, CH3 CH2OH और सोडियम कार्बोनेट के साथ, सोडियम कार्बोनेट के साथ आप सिंपली क्या कर सकते हो, नो रिएक्शन है वो दिखा सकते हो कि रिएक्शन नहीं होगी। और यदि हुई भी है रिएक्शन हमारी यहाँ पे, सिंपली क्या है, यहाँ पे CO2 गैस है वो इवोल्व नहीं होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ CO2 कैन बी टेस्टेड बाय CaOH2, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और CO2 का रिलीज, ये याद रखना आपने, कौन ही देता है, केवल इथेनोइक एसिड ही देता है। इसके अलावा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन आपसे पूछी हुई है, क्या होते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो किसी दूसरे को ऑक्सीजन है वो दे देते हैं या फिर दूसरे में से हाइड्रोजन है उसको रिमूव करवा देते हैं। कहने का मतलब ये खुद है ना, ये रिडक्शन में जाते हैं, खुद का इनका रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन दे देते हैं, इनके पास से तो चले गई ना ऑक्सीजन, तो इनका तो हो जाता है रिडक्शन। और जिसको दी है उसको क्या कर देते हैं, ऑक्सीडेशन कर देते हैं उसका। और ये ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसी और का, इसलिए इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है। एग्जाम्पल हमने पढ़े थे, क्या था, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, ये 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आप याद रख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सोप्स की तरफ। और सोप्स का हमने आइडिया अभी लिया था, क्या होता है जब हम लंबी जो चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जैसे CH3 CH2 CH2 CH2, इस तरीके से कोई भी लंबी चेन है वो मिल सकती है आपको, किसकी, कार्बन की। और यहाँ पे लास्ट में लगा होता है COH, इसकी रिएक्शन किसी भी बेस के साथ करवा देते हैं ना। तो क्या होता है, हमने देखा था सोडियम है ना, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके खुद अटैच हो जाता है। और इस अटैचमेंट की वजह से हमारे पास H2O का मॉलिक्यूल है वो तो बाहर निकल जाता है। और ये लॉन्ग चेन है, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, इस तरीके से ऐसे जिग जैग लाइन है वो रिप्रेजेंट की जाती है। और लास्ट में क्या है, एक इस तरीके से सोडियम का एटम है वो दिखा दिया जाता है। तो ये जो जिग जैग लाइन है जो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं, ये हमारे अलग अलग क्या हैं, सोडियम के एक प्रकार के हम बोल सकते हैं सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड्स, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड नहीं बोले तो कार्बोक्सिलिक एसिड भी बोल सकते हो। फैटी एसिड साथ ज़्यादातर लाइफ सिस्टम में या फिर लाइफ साइंस में यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट होते हैं, और जिसके अंदर लॉन्ग चेन होती है, कार्बन के काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स हैं या फिर एटम्स हैं वो लगे हुए होते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप्स। और डेफिनेशन इसकी पहले ही पढ़ ली। और जिस प्रोसेस सोप बनाए जाते हैं उसको हम सोपनीफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, सोपनीफिकेशन। तो क्या होता है, ज्यादातर जो डायरेक्ट है उनको रिमूव करने के लिए, गंदगी को हम रिमूव करने के लिए साबुन का इस्तेमाल करते हैं। और ज्यादातर डायरेक्ट है ना वो क्या होती हैं, ऑयली होती हैं। धूल मिट्टी है वो तो वैसे ही पानी के अंदर घुल के साफ हो जाती है, लेकिन जो ऑयली जो डर्ट होती है, तेलीय तेल वगैरह की जो धब्बे होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सोप यूज करते हैं, क्योंकि वो पानी के अंदर घुल नहीं सकते हैं, ऑयल वगैरह है।
तो इसकी वजह से हम क्या करते हैं, फिर मॉलिक्यूल्स ऑफ सोप आर सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये डेफिनेशन है इसकी। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, दो एंड होते हैं इसके, जैसे मॉलिक्यूल की मैंने फॉर्मेशन तो दिखा दी थी आपको। एक तो एंड होता है हमारा पॉजिटिव एंड, या फिर बोल सकते हैं आयनिक एंड, यहाँ पे आयन है, पॉजिटिव चार्ज है। और दूसरा एंड है ये नॉन आयनिक एंड बोल सकते हैं, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, कार्बन के पास कोई पोलैरिटी नहीं होती, सोडियम है वो पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो एक तो आयनिक एंड है और एक क्या है, और जो आयनिक एंड होता है उसको हम हाइड्रोफिलिक एंड भी बोलते हैं, ये वाटर लविंग एंड होता है। हमने देखा था जो वाटर है, प्रीवियस सेशंस में ही हमने पढ़ा था कि वाटर क्या है, पोलर सब्सटेंस होता है, और जो चार्ज वगैरह यदि उसको मिल जाता है ना तो इजीली वो क्या कर सकता है, अटैच हो जाता है। तो वाटर इसके साथ अटैच हो जाएगा, और जबकि ये नॉन पोलर एंड है, और जो ऑयल्स होते हैं ना हमारे, ऑयल्स वो नॉन पोलर होते हैं। तो क्या करता है ये, एक साइड में तो ऑयल के साथ अटैच हो जाता है और दूसरी साइड में वाटर के साथ। तो कहने का मतलब वाटर है ना वो डायरेक्टली ऑयल के साथ अटैच नहीं हो सकता। तो सोप का मॉलिक्यूल क्या करता है, एक बीच में लिंकर का काम करता है, ऑयल को वाटर के साथ जोड़ के रखता है सोप का मॉलिक्यूल बीच में आके। तो जिससे क्या होएगा, जैसे हमारी कोई भी डर्ट पार्टिकल है ना, यदि कोई ऑयली पार्टिकल है, वो क्या होएगा, सोप के मॉलिक्यूल से इस तरीके से सराउंडेड हो जाता है। और जब सोप के मॉलिक्यूल इस तरीके से घेर लेते हैं, उनका जो नॉन पोलर एंड है या फिर हाइड्रोफोबिक टेल है, हाइड्रोफोबिक टेल भी बोलते हैं इसको, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर से दूर हटती है ये। तो वाटर से दूर हट के ये सेंटर में किसी भी डर्ट पार्टिकल के साथ जुड़ जाती है, और जो हमारे हाइड्रोफिलिक एंड है, आयनिक एंड है, वो वाटर की तरफ रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होएगा, ये जो डस्ट पार्टिकल है ना के साथ वाश आउट हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रक्चर बनती है, पहले तो हमारा जो ऑयल है वो एक जगह पे इकट्ठा रहता है वाटर के अंदर, लेकिन जैसे ही सोप वगैरह हम उसमें ऐड कर देते हैं ना, तो हमारा एक इमल्सन बन जाता है। इमल्सन का मतलब एक प्रकार का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, जिसके अंदर particles है ना पहले एक जगह पे पड़े हुए थे, वो पूरे सॉल्यूशन में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे क्या बनती है, जो स्ट्रक्चर बनती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसल्स। तो मिसल्स फॉर्मेशन होती है। और मिसल्स क्या होती हैं, जब सोप के मॉलिक्यूल्स अपने आप को अटैच कर लेते हैं। आपको पता है अभी अभी दो एंड होते हैं, एक एंड जहाँ पे सोडियम जुड़ा होता है उसको हाइड्रोफिलिक एंड बोलते हैं, जबकि दूसरे वाले को हाइड्रोफोबिक एंड बोलते हैं। और क्या करते हैं, जो हाइड्रोफोबिक एंड हैं वो किसके साथ जुड़ते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के साथ। और हाइड्रोकार्बन किसके लिए वर्ड आया है, ऑयल के लिए। ऑयल्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। और क्या होएगा, वैन सोप इज at the surface of the water, hydrophobic tail of the soap will not soluble in the water and the soap will align। तो क्या होएगा, ये जो टेल है ना, ये अपने आप को वाटर से दूर हटाने की कोशिश करती हैं, तो टेल टेल तो एक साथ में इकट्ठी हो जाती हैं। और जो वाटर लविंग एंड है, हाइड्रोफिलिक एंड है, वो अपने को सराउंडिंग में कर लेता है, इस प्रकार से अरेंज कर लेता है। अलाइनमेंट इस तरीके से हो जाता है उनका, एक राउंड स्ट्रक्चर हमको दिखाई देती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स दिखने शुरू हो जाएंगे, और वो क्या है, हमारे मिसेल्स हैं। तो क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन विच द हाइड्रोफोबिक टेल्स आर इन इंटीरियर ऑफ द क्लस्टर, इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ होती है हाइड्रोफोबिक टेल, और आयनिक एंड है वो आउटर साइड में क्लस्टर के वो प्रेजेंट होते हैं। इसी को हम स्ट्रक्चर को मिसेल बोलते हैं। तो ये मिसेल फॉर्मेशन होता है जब भी साबुन से हम कोई भी दाग या धब्बा हटाते हैं ना, तो जैसे मान लो कोई भी कपड़े का यहाँ पे टुकड़ा है और उसके ऊपर ऑयल का पार्टिकल है वो लगा हुआ है, ऑयल का धब्बा है, तो क्या होंगे, ऐसे ऐसे जो ये हम देख सकते हैं सोप के मॉलिक्यूल आएंगे, और सोप के मॉलिक्यूल इस तरीके से अटैच हो जाएंगे इसके ऊपर। और इस तरीके से क्या होएगा, मॉलिक्यूल्स हैं एक साइड में, हम देख सकते हैं यहाँ पे जो ब्लू कलर है वो हाइड्रोफिलिक एंड है, और जो व्हाइट कलर का जो पोर्शन है कैप्सूल टाइप में दिखा रखा है वो क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल है। हाइड्रोफोबिक टेल इस डस्ट के साथ या फिर जो ऑयल के साथ चिपक जाती हैं, और हम क्या करते हैं, जैसे जैसे कपड़े को और ज़्यादा रगड़ते हैं, साबुन लगाने के बाद ब्रश वगैरह लगाते हैं या फिर उसको पीटते हैं, तो उससे क्या होएगा, जो डर्ट पार्टिकल है ना और ज़्यादा क्या होंगे, मिसल्स के पार्टिकल्स या फिर मिसल फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी, या फिर बोल सकते हैं सोप के मॉलिक्यूल्स है ना ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर अटैच होंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अटैच होने की वजह से वाटर के साथ, जब हम वाटर में से उसको क्या करते हैं, एगिटेट करते हैं, निचोड़ते हैं कपड़ों को, तो साथ में क्या है, जो डर्ट पार्टिकल्स हैं वो इस तरीके से सेपरेट होके अलग हो जाते हैं। तो हमारा जो सोप के मॉलिक्यूल्स है ना, जो ये कैप्सूल से दिखा रखे हैं, ये आपके सोप के मॉलिक्यूल्स हैं। और सोप के मॉलिक्यूल्स इस तरीके से अपने आप को सर्कुलरली या फिर स्पेरिकली अरेंज हो जाते हैं, एक गोल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसी को हम मिसल बोलते हैं।
तो मिसल फॉर्मेशन कैसे होता है या फिर क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप कैसे काम करता है, एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएगा। उसमें आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि सोप के मॉलिक्यूल्स हैं वो आयनिक और आयनिक एंड हाइड्रोफिलिक एंड और एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है। इस तरीके से वो अटैच होना शुरू होते हैं। ऐसे एक रफ आप डायग्राम बना सकते हो। मिसल का यदि आपको डायग्राम पूछे तो इस तरीके से आपको हाइड्रोफिलिक एंड है वो बाहर की तरफ बना देने हैं, हाइड्रोफोबिक टेल है वो सेंटर की तरफ बना देनी है। तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनती है इसको मिसल बोलते हैं। और मिसल फॉर्मेशन से ही हमारा जो डर्ट का पार्टिकल है या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल है जो वो किसी भी कपड़े से रिमूव किया जा सकता है। इस तरीके से जो सोप्स हैं वो काम करती हैं। अब इसी से मिलता जुलता एक रहता है डिटर्जेंट। डिटर्जेंट्स कई बार हम देखते हैं साबुन लगाने से पहले कपड़ों को डिटर्जेंट में भी डुबो के रखा जाता है। हालांकि अभी तो कुछ ऐसे डिटर्जेंट आने लग गए हैं वॉशिंग मशीन वाले जिसके अंदर सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर हम बोल सकते हैं पार्टिकल्स उसके अंदर इनबिल्ट ही रहते हैं, जिसकी वजह से हम डिटर्जेंट और सोप दोनों का काम वो डिटर्जेंट ही करता है। लेकिन पहले जब हम साबुन से वॉशिंग मशीन से पहले कपड़े धोते हैं या फिर नॉर्मली ऐसे डिटर्जेंट होते हैं जो पहले पानी के अंदर हम उनको घोल के और कपड़े उनके अंदर डबो के रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं फिर साबुन लगा के जो दाग धब्बे हैं उनको रिमूव किया जाता है। तो डिटर्जेंट क्या होते हैं पहले तो इसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिटर्जेंट क्या है, सिंपली आर जनरली सोडियम साल्ट्स ऑफ सल्फोनिक एसिड्स और अमोनियम साल्ट्स विद क्लोराइड्स एंड ब्रोमाइड्स आयंस। एक प्रकार का मिक्सर होता है जिसके अंदर सोडियम साल्ट्स भी हैं एक प्रकार के, जैसे हमने पढ़ा था सोडियम साल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा सल्फोनिक एसिड्स, सल्फोनिक एसिड मतलब सल्फेट के जो आयंस हैं वो भी हैं, या फिर अमोनियम भी हो सकता है, अमोनियम आयंस। इसके अलावा यहाँ पे क्लोराइड्स और ब्रोमाइड्स आयंस हैं वो भी मिलते हैं। अब ये इतने सारे आयंस की क्या जरूरत है यहाँ पे। अब इतने सारे आयंस है ना वो किसके लिए यूज किए जाते हैं। कई बार हम कुछ जगह पे पानी ऐसा होता है हैंडपंप वगैरह से जब हम निकालते हैं, फिर नदियों का पानी कई बार ऐसा मिल जाता है हमको, वो क्या है अच्छे से कपड़े है उसमें नहीं धोते हैं, साबुन वगैरह ना अच्छे से काम नहीं करता है। तो जिस वाटर के अंदर साबुन अच्छे से जाग नहीं बनाता, फोम नहीं बनाता है, फोम या फिर लेदर एक वर्ड है वो भी यूज किया जाता है, जिस पानी के अंदर हम कपड़े धोते हैं और उसमें अच्छे से सफाई नहीं होती है कपड़ों की, या फिर जो जाग वो अच्छे से नहीं बनते हैं, मिसल फॉर्मेशन बोल सकते हो, उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर, हार्ड वाटर। और हार्ड वाटर किसकी वजह से, यहाँ पे कुछ आपके मैग्नीशियम और कैल्शियम साल्ट होते हैं। साल्ट में आपके सल्फेट और क्लोराइड दो हो सकते हैं, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड। इस तरीके से कुछ साल्ट होते हैं। वो साल्ट क्या है, हमारे जो मिसल फॉर्मेशन है ना, या फिर हम बोल सकते हैं सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको अच्छे से काम नहीं करने देते, मिसल फॉर्मेशन ही नहीं होने देते ये साल्ट है। अब जिस वाटर में ये साल्ट हैं उसको हम हार्ड वाटर बोलते हैं। हार्ड वाटर का मतलब ये नहीं कि सख्त पानी है, भाई बर्फ है, कुछ सॉलिड फॉर्म है। हार्ड वाटर का मतलब वहां आपके सोप फॉर्मेशन या फिर लेदर फॉर्मेशन या फिर मिसल फॉर्मेशन है वो नहीं होता है साबुन से, या फिर फोम है वो नहीं बनता है, अच्छे से सफाई नहीं होती है। तो इसी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली ये डिटर्जेंट है वो यूज करते हैं। डिटर्जेंट में होता क्या है, जो ये साल्ट है ना जिसकी वजह से मिसल फॉर्मेशन नहीं होती, इन साल्ट्स को तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। किसके द्वारा, ये जो सल्फोनिक एसिड या फिर अमोनियम साल्ट है या फिर क्लोराइड और ब्रोमाइड है इनके द्वारा। तो इनको जो खराब फॉर्म है ना इनकी साल्ट्स की, उनको एक ऐसी फॉर्म में बदल दिया जाता है जिससे कि होता है हमारे जो ये साल्ट है ना, अब जो सोप फॉर्मे जो मिसल फॉर्मेशन है उसमें अड़चन नहीं आएगी। तो ये टॉपिक तो आप 11th में पढ़ोगे जिसमें आता है मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस ऑफ वाटर। हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए कुछ मेथड्स हैं वो 11th क्लास में पढ़ी जाती हैं। वहां पे हम देखते हैं किस तरीके से जो मिसल फॉर्मेशंस नहीं हो पा रही थी या फिर हम वाटर के अंदर जो ये साल्ट थे इनको कैसे रिमूव किया जाता है। और एक तरीका रिमूव करने का ये डिटर्जेंट भी होता है। डिटर्जेंट के अंदर जो ये केमिकल्स है ना वो क्या करते हैं, हमारे इन साल्ट्स को रिमूव कर देते हैं। इस तरीके से द चार्ज्ड एंड ऑफ दीज कंपाउंड्स डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। बताया था ना, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस वगैरह जो होते हैं ना, इनकी वजह से जो हमारा डिटर्जेंट है ना वो क्या है, थोड़ा मजबूत है, इनकी वजह से वो स्कम नहीं बनाता। या फिर हम बोल सकते हैं जो ये बताया ना, डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। और ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस कब बन जाते हैं, कई बार हम देखते हैं साबुन
से कपड़े धोते हैं तो साबुन फट सी जाती है। कुछ ऐसे पार्टिकल से है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं वहां पे, जो कि फोम तो उसमें बनता ही नहीं है, कुछ ऐसे पार्टिकल से एक साइड में इकट्ठे हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट पार्टिकल जिनको बोला जाता है, स्कम इसको बोल देते हैं हम, स्कम। तो जब डिटर्जेंट मिलाते हैं ना हार्ड वाटर में, फिर स्कम नहीं बनता है और हमारी जो सोप है वो अच्छे से काम कर सकती है। तो डिटर्जेंट्स आर यूजुअली यूज्ड टू मेक शैम्पूज एंड प्रोडक्ट्स फॉर क्लीनिंग क्लोथेज। तो डिटर्जेंट्स को हम शैम्पूज में भी इस्तेमाल करते हैं, बाल वगैरह की क्लीनिंग में भी, और इसके अलावा हम जो कपड़े धोने के लिए अलग अलग जो प्रोडक्ट्स हैं में भी इस्तेमाल करते हैं। तो डिटर्जेंट का भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बेस जो हमारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन है उसमें भी आया हुआ है। वुड यू बी एबल टू चेक इफ वाटर इज हार्ड बाय यूजिंग डिटर्जेंट? क्या आप डिटर्जेंट यूज करके वाटर की हार्डनेस का पता लगा सकते हो? हालांकि वाटर की हार्डनेस या सॉफ्टनेस, सॉफ्ट वाटर या हार्ड वाटर की बात करें, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, सॉफ्ट मतलब हमारा नॉर्मल वाटर होता है जो, और क्या होता है जिसके अंदर सिंपली लेदर फॉर्मेशन है, वो हो सकता है लेदर फॉर्मेशन, या फिर फॉर्म फॉर्मेशन हो सकता है किसके द्वारा? बाय सोप। सोप जब लेदर फॉर्मेशन इजिली कर सकती है उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट वाटर। और जब हार्ड वाटर क्या है, सोप काम नहीं करती है, ये याद रखना। सोप यहाँ पे नो वर्क या फिर नो लेदर फॉर्मेशन वो कर पाएगी। तो सोप से तो हम कर सकते हैं हार्ड वाटर को या फिर सॉफ्ट वाटर को हार्ड वाटर से डिस्टिंग्विश अलग अलग। लेकिन डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट तो हार्ड वाटर में भी लेदर फॉर्मेशन करवा सकता है और सॉफ्ट में भी। तो इससे तो हम डिटर्जेंट यूज करके तो हम नहीं कर सकते डिस्टिंग्विश, या फिर बोल सकते हैं वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? नो। और हम बोल सकते हैं कि डिटर्जेंट है वो हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर दोनों में लेदर फॉर्मेशन कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या आएगा? सोप है ना वो यूज की जा सकती है हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर से रिमूव करने के लिए। हार्ड वाटर में क्या देखा हमने, वहां पे अच्छे से मिसल्स फॉर्मेशन नहीं होती, इसके अलावा क्या बन जाता है? स्कम बन जाता है, साबुन है ना वो फट जाती है। हार्ड वाटर में यहाँ पे अच्छे से फॉर्म फॉर्मेशन वो देखी जाती है। तो हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर बनाने का तरीका हम डिटर्जेंट में पढ़ते हैं। इसके अलावा पीपल यूज ए वैरायटी ऑफ मेथड्स टू वाश क्लोथेज। कपड़े धोने के लिए अलग अलग लोग अलग अलग तरीके यूज करते हैं। यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप दे बीट द क्लोथेज। कपड़े को पीटते हैं, जैसे दो बिघाट पे देखा है कपड़ों को पत्थर के ऊपर पीटा जाता है, या फिर एक पैडल, पैडल मतलब एक जो लकड़ी की बनी हुई एक फट्टी सी होती है उससे हम पीटते हैं। स्क्रब विद ब्रश, और ब्रश से भी उसको रगड़ा जाता है। इसके अलावा मशीन के अंदर एगिसेशन, एगिटेटिन, एगिटेटिन का मतलब बड़ी स्पीड से एक साइड में घुमाया फिर दूसरी साइड में घूमती है, फिर उस साइड में घूमती है, इस तरीके से वॉशिंग मशीन में भी उसको एगिटेट किया जाता है। और एगिटेशन का मतलब क्या होता है, ताकि जब हम क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप पढ़ रहे थे ना, आपको जो ये डायग्राम दिखाया था और इसके अंदर, ताकि हमारे जो मिसल फॉर्मेशंस है वो अच्छे से हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा मिसल फॉर्मेशन हो। जैसे नॉर्मली कपड़े को छोड़ देंगे ना नॉर्मल साबुन लगा के, तो क्या है, मिसल फॉर्मेशन आधे पार्ट में ही हुई है। जितना ज़्यादा उसको रगड़ा जाता है या ब्रश के साथ हम, तो ये हमारे जो मिसल फॉर्मेशन अच्छे से होती है, और वो जो डस्ट या फिर डर्ट पार्टिकल है ना वो इजिली रिमूव हो जाता है। तो इसका आंसर यही रहेगा, टू। इसके लिए करते हैं हम, टू मेक द मिसल फॉर्मेशन या फिर फॉर द प्रॉपर मिसल फॉर्मेशन, ये जो मेथड्स हैं वो यूज की जाती हैं। इसी से हमारा जो डर्ट पार्टिकल है ना वो इजिली रिमूव हो जाता है। वॉशिंग है जो कपड़ों की वो अच्छे से अच्छी होती है। तो ये थे हमारे ब्लू बॉक्स क्वेश्चन। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन है वो और जल्दी जल्दी देख लेते हैं, क्योंकि ये लास्ट सेशन ही रहेगा इस चैप्टर का। सबसे पहले है इथेन के बारे में आपसे बोला हुआ है। इथेन में कार्बन कितनी रहेंगी? दो रहेंगी। एन आया हुआ है, और एन में हमारे पास सारे सिंगल बॉन्ड रहेंगे। बाकी सारी वैलेंसी किससे पूरी कर देनी है? हाइड्रोजन से आपको पूरी कर देनी है। तो यह हमारा इथेन का मॉलिक्यूल, इसका जनरल फॉर्मूला C2H6 भी हम पढ़ सकते हैं। तो इसमें पूछा है आपसे, हालांकि दे ही रखा है इसने फॉर्मूला, हैज बॉन्ड का नंबर पूछा हुआ है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब कितनी ज्यादा शेयरिंग हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की। तो कोवलेंट बॉन्ड बताया था आपको, डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो काउंटिंग कर लेंगे सिंपल, 1 2 3 4 5 6, और एक बॉन्ड किसके है? कार्बन कार्बन के बीच में। 7 कोवलेंट बॉन्ड है। तो ये तो स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही है, स्ट्रक्चर आपको हर मॉलिक्यूल की बनानी आनी चाहिए। ब्यूटेनॉन इज 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप। ब्यूटेनॉन की यदि स्ट्रक्चर की बात करें, कार्बन यहाँ पे कितनी है हमारे पास? 4 हैं। और ओन है, ओन की कंडीशन हमने क्या देखी थी? एक कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगी हुई है, बाकी सारे जो वैलेंसी है वो हाइड्रोजन ने
पूरी की हुई है। तो ये है आपकी ब्यूटेनॉन की स्ट्रक्चर। तो इस चैप्टर में आपको ये स्ट्रक्चर बना बना के देखोगे ना, तभी आपको आइडिया लगेगा। और इसमें पूछा है कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, हालांकि नाम से पता लग रहा है ओएन, ओन है तो कीटोन ही फंक्शनल ग्रुप है। एल्डिहाइड में CHO लगता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH लगता है, इथेनॉल में OH लगता है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन R। तो ये फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। While cooking, if the bottom of the vessels get blackened on the outside, it means, यदि बर्तन है हमारा कुकिंग का कोई भी बर्तन, वो बाहर से ब्लैक पड़ रहा है बार बार, तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन क्या है? हमारा जो फ्यूल है वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहा है, अच्छे से बर्निंग नहीं है फ्यूल की, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट कंबस्शन है, इनकम्प्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल। और उसकी वजह से क्या बनता है? फिर स्मोक बनता है, धुआं बनता है, और धुएं में क्या होते हैं? अनबर्नड पार्टिकल्स होते हैं, ये भी बोल सकते हैं अनबर्नड पार्टिकल्स ऑफ कार्बन, और वो अटैच हो जाते हैं किसके साथ? हमारे बॉटम ऑफ द वेसल के साथ, जिसकी वजह से वो ब्लैकन पड़ जाता है। तो मोल जो मोस्ट लॉजिकल रीजन है वो इसका बी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH2CH3Cl। क्या है इसका नाम? यदि नोमेनक्लेचर की बात करें, Cl के लिए हम क्लोरो वर्ड यूज करते हैं, कार्बन एक है, एक के लिए हम यूज करेंगे मीथेन, और कार्बन कार्बन एक ही है, वैसे सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं, तो क्लोरो मीथेन इसका नाम रहेगा। तो नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आपसे मतलब ये स्ट्रक्चर पूछी हुई है कैसे बनती है, बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3। तो इसकी स्ट्रक्चर हम तीन तो इसके पास लगे हुए हैं हाइड्रोजन, एक लगी हुई है क्लोरीन, और इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लोरीन, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे क्लोरीन के पास क्या है? यदि हम बात करें, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास होते हैं, और कार्बन के पास इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कार्बन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो क्लोरीन के साथ कर लेता है, एक की हाइड्रोजन के साथ, दूसरे की इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरे की इस हाइड्रोजन के साथ। तो इस तरीके से जो कार्बन है अपना ऑक्टेट है वो पूरा कर लेता है। बात करें, कार्बन है वो अपना ऑक्टेट है वो पूरा कर लेता है। तो इसमें हमारी बॉन्ड फॉर्मेशन आपसे पूछी है ना, तो सिंपली बताना है कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन अपने 3 बॉन्ड है या 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके साथ शेयर करता है? हाइड्रोजन के साथ, जबकि एक इलेक्ट्रॉन है वो किसके साथ शेयर करता है? क्लोरीन के साथ। ऐसे लिखना है स्ट्रक्चर बना के आपको जस्ट। ड्रा द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या था? हमारे पास 2 कार्बन होती हैं, बाकी हाइड्रोजन है वो लगे हुए हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये जब तक आपको सिंपल स्ट्रक्चर नहीं आएगी, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपसे नहीं बनेगी। तो इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? सिंपली बात करें, कार्बन, कार्बन यहाँ पे है सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए हमने, यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पे हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो पहले बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आया हुआ है, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड। ऑक्सीजन के 4 इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे ही एक्स्ट्रा पड़े हुए होते हैं, वो भी आपको दिखाने पड़ेंगे। अब क्या करना है? ऑक्टेट या डुप्लेट वो पूरा करके दिखाना है। ऑक्सीजन के इस तरीके से ऑक्टेट है वो पूरे हो जाते हैं, जबकि इस ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट यहाँ से कंप्लीट है, हाइड्रोजन का डुप्लेट हमने कंप्लीट करके दिखाना है। और इसी तरीके से कार्बन के जितने भी ऑक्टेट हैं वो यहाँ से कम के दिखा देते हो। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो बन जाती है इथेनोइक एसिड की। उसके बाद किसकी पूछी हुई है वो देख लेते हैं, H2S। और H2S में सिंपली जैसे H2O होता है ना, H2O, इसी तरीके से हमारा H2S होता है, और H2O की स्ट्रक्चर ऑक्सीजन, और इस तरीके से हाइड्रोजन लगाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपली स्ट्रक्चर सेम ही है, ऑक्सीजन और सल्फर लगभग एक जैसे ही होते हैं, और इसके पास भी ऐसे ही क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए होते हैं। तो सिंपल सल्फर के आपके 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं, 2 पेयर हम बोल सकते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन के साथ इसने एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन डुप्लेट पूरा कर लेता है, सल्फर ऑक्टेट पूरा कर लेता है। तो ये है H2S की स्ट्रक्चर। प्रोपेनॉन की आपसे पूछिए, प्रोपेनॉन में आपको खुद प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और इस साइड में भी CH3 लगा हुआ है, और यहाँ पे भी CH3 लगा हुआ है। तो सिंपल इसकी स्ट्रक्चर
है जो वो क्या बनेगी वो आपको बना के दिखा देंगे, बाकी आप खुद भी ट्राई कर सकते हो। जैसे हाइड्रोजन लगे हुए हैं इसके पास डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है वो लगे हुए। तो ये आपकी किसकी स्ट्रक्चर है, प्रोपेनोन। F2 में क्या है, जैसे H2 होता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, और फ्लोरीन के पास जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरीके से पड़े हुए होते हैं ऊपर। और यहाँ पे क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसके। तो इस तरीके से हमारा ऑक्टेट इस फ्लोरीन का कंप्लीट हो जाता है, और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट करके दिखाना है। ऐसे ही क्लोरीन का भी ऐसे ही होता है, क्लोरीन क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। तो क्लोरीन ब्रोमीन ब्रोमीन का भी ऐसे ही है, ब्रोमीन उसके पास भी ऐसे ही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाए हैं, 6 इसके ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉन बीच में। तो इस तरीके से इसका भी ऑक्टेट पूरा करके दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 है होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कर चुके हैं फर्स्ट पार्ट में होमोलोगस सीरीज के एग्जांपल विद एक्सप्लेनेशन है। और हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ दियर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में तो सिंपली उनकी स्मेल से पता कर सकते हैं। इथेनॉल की एक अलग स्मेल होती है, एसिटिक एसिड की एक डिफरेंट, तो डिफरेंट डिफरेंट स्मेल है उनकी। टेस्ट की बात करें तो जो विनेगर है, जो एसिटिक एसिड हमने बात की थी, तो वो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख ही लेते हैं। एक साइड में इथेनॉल है और एक साइड में इथेनोइक एसिड है। इथेनॉल है, इसका यदि हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट या फिर इसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, अच्छा खासा मेल्टिंग पॉइंट है, तो ये फ्रीज नहीं होता है इजिली। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत करें हम, मेल्टिंग पॉइंट इज लो, लो कितना था, 290 केल्विन था। फर्स्ट डिफरेंट है फिजिकल प्रॉपर्टी का ही। ये क्या है, इट डज नॉट फ्रीज फ्रीज एट लोअर टेम्परेचर, लोअर टेम्परेचर पे फ्रीज नहीं होता। इसके अलावा ये क्या है, एक प्रकार का एंटी फ्रीजिंग एजेंट भी यूज किया जाता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट। एंटी फ्रीजिंग मतलब ये जमने नहीं देता किसी को। जैसे अल्कोहल के अंदर यदि हम डाल देते हैं ना, जो ज़्यादातर जो पहाड़ी जगहों पे या फिर ठंडे एरियाज में जो गाड़ियां चलती हैं, उनका पेट्रोल है वो जम जाता है। तो क्या करते हैं, उसमें अल्कोहल डाल देते हैं ताकि वो जमे ना। इसी तरीके से जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, बड़े पहाड़ियों पे रहते हैं या फिर ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम है, तो उनको जानबूझ के क्या है, या फिर उनको ये चीज़, उनके लिए रूल ही रहता है कि उनको जो अल्कोहल है वो दिया जाता है। और किसके लिए, ताकि उनका जो ब्लड है वो फ्रीज ना हो जाए। तो फ्रीजिंग से बचाता है, इसलिए एंटी फ्रीजिंग है। और ये तो हमने पढ़ा था क्या हो जाता है, इट गेट फ्रीज्ड एट लोअर टेम्परेचर। और इसलिए इसको हमने क्या बोला था, ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोला था। इसके अलावा टेस्ट की बात करें तो ये बर्निंग टेस्ट कोज करता है, बर्निंग टेस्ट रहता है इसका, जलन सी होती है। ये कैसा होता है, ये शोर टेस्ट है वो देता है, खट्टा टेस्ट रहता है इसका। इसके अलावा लिटमस की बात करें, जब हम एसिडिक करेक्टर शो करते हैं, इथेनॉल है, इथेनॉल लिटमस पेपर पे एसिडिक करेक्टर शो नहीं करता है, हम बोल सकते हैं ये ब्लू लिटमस को रेड में नहीं कन्वर्ट करेगा। हालांकि पीएच इसकी इथेनॉल की बात करें तो एसिडिक ही होती है, एसिडिक रेंज में फॉलो करता है, लेकिन ये क्या करता है, ब्लू लिटमस को लिटमस टू रेड, ये रेड में है, इजीली कन्वर्ट कर देता है, एसिडिक करेक्टर शो कर सकता है इजीली। इसके अलावा स्मेल की बात करें तो ये स्मेल इसकी थोड़ी तीखी स्मेल होती है, इसकी इतनी ज़्यादा हम बोल सकते हैं विनेगर लाइक स्मेल होती है। और अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज में आप लिख सकते हो, इथेनॉल है जो वो इथेनोइक एसिड के साथ एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन है वो कर सकता है, एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन, ये भी एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन कर सकता है। ये किसके साथ करेगा, ये अल्कोहल के साथ करेगा, और ये इथेनोइक एसिड के साथ, एक दूसरे के साथ हम बोल के लिख सकते हैं। इसके अलावा ये क्या बनाता है, सोडियम इथेनोएट, या फिर हमने बात इथोक्साइड बनाता है, इथोक्साइड सोडियम के साथ रिएक्शन करके, जबकि ये क्या करता है, सोडियम इथेनोएट बनाता है, या फिर सोडियम एसीटेट है उसकी फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा ये जो हमारा Na2CO3 है, सोडियम कार्बोनेट है, उसके साथ रिएक्शन करके CO2 प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन यहाँ पे CO2 प्रोडक्शन होती है इसके साथ। अभी हमने पढ़ा था ना डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे अल्कोहल को इथेनोइक एसिड से, तो वहाँ पे CO2 की जो प्रोडक्शन है वो इथेनोइक एसिड कर सकता है,
ना कि अल्कोहल। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो एक में हमने पढ़ा जैसे सोपनिफिकेशन रिएक्शन है, वो कौन शो कर सकते हैं? इथेनोइक एसिड, ऐसे भी डिफरेंस बना सकते हो। ये सोपनिफिकेशन रिएक्शन नहीं शो कर सकते हमारे। एस्ट्रिफिकेशन रिएक्शन तो हालांकि दोनों में कॉमन ही होती है, दोनों कर ही सकते हैं। इस तरीके से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो भी आप बता सकते हो। बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। हाउ डज इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, ये तो बता दिया। व्हाई डज द मिसल फॉर्मेशन टेक प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? तो इसमें तो आपसे पूछा हुआ है क्यों होती है मिसल फॉर्मेशन और कैसे होती है वो भी। विल मिसल फॉर्मेशन फॉर्म्ड इन अदर सॉल्वेंट सच एज इथेनॉल आल्सो? इथेनॉल में भी हो सकती है क्या? अब किसी दूसरे सॉल्वेंट में, अब सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए? पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए, ये खास बात है। वाटर है जैसे, वाटर क्या है? एक प्रकार का पोलर सॉल्वेंट है, क्योंकि हमने देखा था मिसल फॉर्मेशन में क्या होती है, एक प्रकार की, जो शुरुआत में पूछा है ना वाई डज, तो इसमें आपको सोप मॉलिक्यूल के बारे में बताना है, जो बताया था। एक साइड उसके हाइड्रोफिलिक एंड होता है, एक हाइड्रोफोबिक एंड होता है, और जब हम वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं मिसल फॉर्मेशन तभी होगी। लेकिन यहाँ पे जब हम अल्कोहल के या इथेनॉल के अंदर उसको डालते हैं ना, इथेनॉल में इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती। तो इसकी खास बात क्या है कि वाटर के अंदर ही अच्छे से मिसल फॉर्मेशन हो सकती है, क्योंकि इसका जो हाइड्रोफिलिक एंड है वो वाटर लविंग एंड होता है, जिसकी वजह से वाटर में तो ये क्या करेगा? मिसल फॉर्मेशन। लेकिन इथेनॉल जैसे सॉल्वेंट के अंदर क्या होएगा? हमारा जो टॉप मॉलिक्यूल है वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाता, क्योंकि उसको वाटर ही चाहिए होता है, पोलैरिटी चाहिए होती है। इथेनॉल में इतनी ज़्यादा पोलैरिटी नहीं होती, या फिर हम बोल सकते हैं जो हेड और टेल है ना, अपने आप को अच्छे से अरेंज नहीं कर पाती, जिसकी वजह से मिसल फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखी जाएगी। नो आएगा इसका रीजन। और वाई क्यों है उसमें सोप के मॉलिक्यूल बताने हैं, हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है, हाइड्रोफोबिक एंड कौन सा रहेगा। बचे हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। वाई आर कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज फ्यूल मोस्ट एप्लीकेशन? ये हमने पढ़ लिया है, क्योंकि क्या करते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड अच्छे से बर्निंग कोज करके CO2 प्लस H2O है वो रिलीज करते हैं, और साथ में अच्छी खासी यहाँ पे हमारे पास क्या है? एनर्जी है वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये एनर्जी क्या है? इसी के लिए हम मोस्ट एप्लीकेशंस हैं में यूज करते हैं। और दूसरा रीजन क्या है कि यहाँ पे जो CO2 है ना, ये क्या है? एक नॉन पोल्यूटेंट हम बोल सकते हैं, या कुछ ऐसी गैसेज में आता है जो कि पोल्यूशन कोज नहीं करती है। एक बात है कि ये ग्लोबल वार्मिंग जरूर करती है, लेकिन पोल्यूशन के लिए हम नहीं बोल सकते कि पोल्यूशन ज़्यादा कोज करती है। तो ये नॉन पोल्यूटिंग गैस भी इसको बोल सकते हैं। और अच्छे खासे ये क्या करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो इजिली बर्न हो जाते हैं, तो इसलिए इसको यूज किया जाता है। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद द सोप? तो हार्ड वाटर को जब हम ट्रीट करते हैं सोप के साथ, तो इसमें स्कम फॉर्मेशन लिखनी है। और स्कम फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था क्या होता है हार्ड वाटर के अंदर। पहले तो हार्ड वाटर की डेफिनेशन लिखनी है कि इसके अंदर मैग्नीशियम एंड कैल्शियम के जो साल्ट होते हैं ना, वो क्या करते हैं? हमारे मिसल फॉर्मेशन या फिर सोप मॉलिक्यूल्स हैं, सोप मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट। इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट है वो बना लेते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं? स्कम। सिंपली याद रखना है, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम के साल्ट्स होते हैं हार्ड वाटर के, वो सोप मोलिक्यूल के साथ मिलके इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट बना लेते हैं। सिंपली आपने क्या दिखाना है इसके अंदर? एक रिएक्शन टाइप में दिखाओ तो मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट किसके अंदर है? ये हार्ड वाटर में। और जब सोप मोलिक्यूल इनके साथ मिलते हैं क्या बनाता है? स्कम है वो बनता है, या फिर बोल सकते हो नो मिसल फॉर्मेशन। इस तरीके से। और ज़्यादा मैकेनिज्म अपने सिलेबस में आया नहीं है कि किस तरीके से कोई मॉलिक्यूल एक्स्ट्रा क्या बनेगा, तो सिंपल आपको यही एक जर्नल बात है वो बता देनी है इसके अंदर। व्हाट विल चेंज यू विल ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट द सोप विद द लिटमस पेपर? सोप क्या होती हैं? विट्रीन टेस्ट। इसका मतलब क्या है? उनके अंदर हमने पढ़ा भी था सोप क्या है? सोडियम साल्ट होते हैं। सोडियम साल्ट किस तरीके से NaOCO, और यहाँ पे काफ़ी सारा जो R ग्रुप है वो लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे जो सोडियम होता है ना, सोडियम होने की वजह से क्या है? एक प्रकार का बेसिक नेचर है वो देखा जाता है सोप में। और बेसिक नेचर है तो लिटमस पेपर को क्या करेंगे? वो लिटमस पेपर को हम बोल सकते हैं रेड टू ब्लू है वो कन्वर्ट कर देते हैं। के बाद व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन? ये हमने फर्स्ट पार्ट में अच्छे से पढ़ी थी। हाइड्रोजनेशन में हम क्या कर सकते हैं? अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स है ना, उनकी क्या करते हैं? सिंपली हाइड्रोजनेशन से
हाइड्रोजन ऐड करवा के उनको सैचुरेटेड कार्बन्स में यूज करते हैं। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है बताया था, इसमें हम वेजिटेबल ऑयल्स को वनस्पति घी के अंदर कन्वर्ट करते हैं। वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं उनको वनस्पति घी एक प्रकार की सॉलिड फॉर्म में उसको बदल दिया जाता है। ये है इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन किस में होगा, ऊपर से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अभी पढ़ा है हमने। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है तो किस में होती है वो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में। तो ये देख लेते हैं हम डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है कहाँ कहाँ पे। जैसे इस फॉर्मूले की बात करें C2H6, मतलब यहाँ पे तो ये एल्केन है। C3H8 ये क्या है हमारा, ये भी एल्केन है। फॉर्मूला लगेगा इनमें CnH2n+2, दुगने से दो ज्यादा। कार्बन कितने हैं, दो, और हाइड्रोजन कितने हैं, चार से दो ज्यादा मतलब छः। यहाँ पे तीन है तो छः से दो ज्यादा आठ। अब यहाँ पे तीन है और छः हैं, डबल हैं पूरे, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा एल्कीन है। एल्कीन। और ये क्या है, ये हमारा एल्काइन है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा यदि बात करें CnH2n+2 वाला फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, ये हमारा एल्केन है। तो एल्केन तो नहीं शो करते हैं, और एल्काइन है वो जरूर एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो हमारे आंसर क्या रहेंगे यहाँ पे, तो ये रहेगा, और एक CH2, ये दो मॉलिक्यूल्स ही एडिशन रिएक्शन शो कर सकते हैं। तो आपसे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पूछा हुआ है इसमें इनडायरेक्टली, क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, भाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बताओ इसके अंदर क्या है। उसके बाद गिव इट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट अनसैचुरेटेड को अनसैचुरेटेड से कैसे अलग किया जा सकता है। तो इसको तो हम हाइड्रोजनेशन से कर सकते हैं सिंपली। हाइड्रोजनेशन से हमने देखा है कि ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन, हम बोल सकते हैं इसमें एक जो जर्नली, हालांकि इसने पूछा है कि टेस्ट कैसे कर सकते हैं लैब में, तो उसके लिए हो सकता है आपको थोड़ा सा अलग टेस्ट है वो बताना पड़े, लेकिन सिंपली आप क्या याद रख सकते हो, जो हमारे अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन्स है ना, हाइड्रोकार्बन्स हैं जिसके अंदर क्या आ जाते हैं, एल्कीन, एल्काइंस आते हैं ना, यही हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या कर सकते हैं, एडिशन रिएक्शंस हैं या फिर हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस हैं, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस हैं वो शो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे एल्केन्स होते हैं, एल्केन्स वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं शो करते। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है ना वो नहीं शो करेंगे। लेकिन इसे टेस्ट करने का तरीका नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल लेवल पे हम यूज करते हैं। टेस्ट करने का तरीका आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ये अपनी बुक में तो नहीं है। एक ब्रोमीन सॉल्यूशन है, ब्रोमीन वाटर भी बोल दिया जाता है, ब्रोमीन वाटर वो यूज किया जाता है। ब्रोमीन वाटर में Br2 ही होता है हमारे पास, Br2। और Br2 क्या है, ये एक प्रकार की एडिशन रिएक्शन शो करता है, एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन किसके साथ शो करेगा, एल्कीन और एल्काइन के साथ। इसका जो कलर है ना वो क्या रहता है, रेडिश ब्राउन आप बोल सकते हो, रेडिश ब्राउन अलग सा कलर होता है। और जब इस सॉल्यूशन को हम किसी भी एल्कीन में या एल्काइन में डालते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। और जो ये कलर था ना, वो कलर किसकी वजह से था, इस ब्रोमीन की वजह से था, Br2 की वजह। और जब ये Br2 टूटता है तो दो Br के ऐसे एटम बन जाते हैं। और जैसे हाइड्रोजन जुड़ता है ना, जैसे हमने देखा था कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, H H और यहाँ पे H और H है, जैसे हमने देखा था हाइड्रोजन ऐड हुआ था, यहाँ पे आपका Br2 है ना, ये ऐड हो जाता है और इसका कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। और जब ये ऐड हो जाता है, सारा का सारा यूज हो जाता है, तो हमारा जो रेडिश ब्राउन कलर है ना वो गायब हो जाता है सॉल्यूशन में से, जिसकी वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या बनेंगे, इस तरीके से ब्रोमीन यहाँ पे ऐड हो जाता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रह जाता है, इस तरीके से हमारा जो ये मॉलिक्यूल है ना ये बन जाता है ब्रोमीन ऐड होने के बाद। और इस ब्रोमीन की वजह से कलर हमारा रेडिश ब्राउन था, ये जैसे ही गायब तो हमारा कलर भी क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हम बोल सकते हैं, या फिर चेंज हो जाता है हमारा कलर। और उस चेंज की वजह से, ये चेंज भी कहाँ होएगा, ये याद रखना, ये एल्कीन या एल्काइन में होएगा। यदि एल्केन आपके पास सॉल्यूशन में है ना तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, नो कलर चेंज, नो कलर चेंज, कोई भी कलर आपको यहाँ पे दिखाई नहीं, मतलब चेंज होता हुआ नहीं दिखेगा एल्केन के केस। उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लास्ट में। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। मैकेनिज्म में वही है, सोप के मॉलिक्यूल की डिटेल देनी है। उसके बाद आपको बताना है कि डर्ट पार्टिकल्स में जो हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं वो चिपक जाती हैं।
कि हम एगिटेट करते हैं कपड़े को, या फिर किसी भी जिस चीज़ को हम क्लीन करना चाहते हैं, या फिर उसको रगड़ते हैं ब्रशिंग वगैरह से, तो जैसे ज़्यादा मिसल फॉर्मेशन होती है और हमारा जो डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो जाता है। तो मिसल फॉर्मेशन ही बताना है आपने इसके अंदर, और वो जो डिटेल है डू यू नो वाली वही इसमें डिटेल से बतानी है। इस तरीके से हमने इस चैप्टर को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर थोड़ा लेंथी था क्योंकि थोड़े कॉन्सेप्चुअल चीज़ें थी इस चैप्टर में। तो इस तरीके से ऐसे ही सेशंस के लिए हमारी जो केमिस्ट्री का पोर्शन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम बायोलॉजी के पोर्शन हैं वो नेक्स्ट सेशन से शुरू करने जा रहे हैं। लेंथी वीडियोज बन सकती हैं कुछ, या फिर हम बोल सकते हैं पार्ट्स में कुछ वीडियो, जैसे लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर है वो थोड़ा लेंथी है। तो ऐसे ही सेशंस आपको चैनल पे लगातार कंटिन्यू मिलेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम से पहले पहले आपके सारा सिलेबस आपको करवाने की पूरी कोशिश रहेगी। ऐसे ही सेशंस के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब रखें, अपने दोस्तों के पास भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज शेयर करें, और लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाने का काम करें। थैंक यू सो मच।